सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कल की कक्षा में स्त्री धन, बाल धन और जो लावारिस यानी रास्ते में गिरी हुई वस्तु है उसके प्रति क्या न्याय होगा, क्या व्यवहार होगा, इसको हमने समझा। लावारिस वस्तु पर यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकार जताता है और यदि वह प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता है और यदि उसका दावा झूठा निकलता है तो जितनी वस्तु राजा के पास आई थी उसी वस्तु के तुल्यता के साथ उसको दंड भोगना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्थाएं भी दी गई कि कोई भी व्यक्ति वस्तु का गमन न करे, जो प्राप्त धन है उसकी हेर फेर न करे और अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार की साठगांठ न होवे। यदि कोई चोर उस धरी हुई धरोहर को चुरा लेवे अथवा कोई पुलिस या अधिकारी या सैनिक या राजपुरुष आदि उस रखे हुए धन में से कुछ धन को हड़पने का विचार करें तो राजा की आज्ञा से हाथी के माध्यम से उनको कुचवा करके मरवा दिया जावे। अब प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। कृपया माइक बंद रख लीजिए आलोक जी। अब प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। चोरी किए गए धन पर चर्चा होगी। किसी ने चोरी करी है और चोरी किया हुआ धन जो है राजा के पास रखा हुआ है और यदि उस धन की भी कोई ठीक समीक्षा नहीं कर सके, ठीक से ना बता सके तो वह भी दंड का भागीदार होगा। आगे कहा अनृतम तु वंदन दंड्यः स्ववित्तस्याम अष्टमम तस्यैव वाद निधानस्य संख्या अल्पीयसीम कलाम। अनृतम तु वदन, अगर कोई झूठ बोले, चोरी की गई जो वस्तु है उस वस्तु पर, उस धन पर कोई झूठा दावा करे और झूठे मूठे वो क्या करे, अपनी वस्तु बतावे, तो ऐसे अपराधी को स्ववित्तस्य अष्टमम अंशम दंड्यः, अपना कहे जाने वाले उस धन का 8वां भाग जुर्माना करे। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए है और 1 लाख का 8वां भाग निकाल करके उस पर जुर्माना करे। संख्याएं और हिसाब लगाकर तस्य एव निधान से अल्पीयसीम कलाम, उस दावे वाले धन का कुछ न कुछ भाग उस पर जुर्माना अवश्य लगावे। तो यदि जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा तो क्या होगा, व्यक्ति अनावश्यक किसी धन पर अपना अधिकार नहीं जताएगा। स्वानि कर्माणि कुर्वाणाम दूरे संतोपि मानवाः प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्ये अवस्थिता। जो सौंपा गया धर्म, सौंपे गए अपने अपने कर्तव्यों को करने वाले और स्वे स्वे कर्मणि अवस्थिता, अपने अपने वर्ण और आश्रमों के कर्तव्य कर्मों में स्थित रहने वाले हैं मनुष्य, दूरे संतः अपि, दूर रहते हुए भी लोकस्य प्रिया भवन्ति, समाज में प्रिय और लोकप्रिय होते हैं। एक व्यवहार की बात यहाँ पर कही, किसी व्यक्ति को काम सौंपा गया है, सौंपे हुए कार्य को जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक कर रहे हैं अथवा अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम का जो कार्य निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, ऐसे लोग समाज में सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, उनको अच्छा मानते हैं। इसलिए मनुष्य को इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे के धन पर अपना अधिकार जता लें। व्यक्ति को अपना काम करने पर प्रयास करना चाहिए।
व्यर्थ का प्रपंच नहीं करना चाहिए। समाज में होता ही है कि व्यक्ति अपना काम नहीं करता और दूसरे की पकी पकाई खीर को खाने का प्रयास करता है, दूसरे के पके पकाए भोजन को खाने का प्रयास करता है, दूसरे के बने बनाए घर में घुसने का प्रयास करता है, दूसरे की पकी पकाई फसल को काटने का प्रयास करता है। यानी परिश्रम कोई और करे और रबड़ी कोई और खाने का प्रयास करे। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, जो लोग ऐसा करते हैं वो तो अपराधी ही माने जाएंगे और उन पर दंड भी लगेगा, उन पर जुर्माना भी होगा, कारावास भी हो सकता है जब अति होती है। ये तो एक एक बार में है, जब अधिकता होगी तो क्या होगा, उनको कारावास भी होगा। ऐसे लोगों को कभी भी समाज में अच्छा नहीं माना जाएगा। समाज में अच्छा केवल उन्हीं को माना जाता है कि जो अपना काम करते हैं, जो अपनी ड्यूटी अपनी निष्ठा से पालन करते हैं, अपने रास्ते आते हैं, अपने रास्ते जाते हैं, किसी का समाज में वही लोग अच्छे माने जाते हैं। अब चर्चा आ रही है कि राजपुरुष जो है वो आपस में विवाद को ना बढ़ाएं, न उत्पादेत स्वयं कार्यम राजा न अपि यस्य पुरुषः न चा प्रापितम अन्येन ग्रसेद अर्थम कथंचन। राजा अथवा कोई भी राजपुरुष स्वयं किसी विवाद को उत्पन्न ना करे और विवाद को न बढ़ाए और अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा बताए या प्राप्त कराए गए धन को किसी भी स्थिति में स्वयं हड़पने की इच्छा ना करे, जब तक यह धन किसका है यह सिद्ध ना हो जाए और वह लावारिस सिद्ध ना हो जाए, तब तक राजा उसे अपने राजकोष में ना ले और कोई राजपुरुष उसको बीच में ही हड़पने का प्रयास न करे। अब विवाद कहाँ पर उपस्थित होता है, जब देखा गया है कि कोई खोया पाया है, कोई वस्तु खोई हुई है जो प्राप्त हो गई है, लेकिन किसकी खोई है इसका निश्चय नहीं हुआ है। अब वो धरोहर के रूप में हमारे पास रखी हुई है। अब जब रखी हुई होती है तो धन को देख करके क्या है, लालच लोभ जो है मनुष्य का उत्पन्न होता है। संस्कार सभी के अंदर है, आलम्बन आता है और संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले विवाद कहाँ पर उपस्थित होगा, जिन्होंने उस धन को जब्त किया है, अपने कब्जे में लिया है, अथवा ये कहें कि जो लोग उस धन की रखवाली कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस धन के प्रभाव से क्या होगा, उन दोनों में विवाद होगा, विकार आएगा, विकार से विवाद होगा और क्या साठ गांठ चलेगी, कुछ लोभ की मंत्रणा होगी, कुछ धन का गबन करने का प्रयास वहाँ पर कराए जाएंगे। उनके मन में क्या आएगा, लोभ जागृत होगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का वो प्रयास करेंगे। तो नीति शास्त्र कह रहा है कि राजा और राजपुरुष विवाद न करें, झगड़ा न करें, क्योंकि झगड़े का और विवाद का कारण क्या है, वो धन है। तो दूसरे का धन है और दूसरे के धन को आप हड़पने का प्रयास कर रहे हैं और उसको लेकर के आप झगड़ा कर रहे हैं, तो ये बात है ठीक नहीं है, ना राजा के लिए ठीक है, ना ही राजपुरुषों के लिए ठीक है। राजपुरुष का अंतर्गत आप सारे अधिकारियों, कर्मचारियों, सैनिकों को आप ले सकते हैं, ठीक है। मनुस्मृति में प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण के अतिरिक्त अनुमान प्रमाण की भी चर्चा आई है। न्याय करने में अनुमान प्रमाण महती भूमिका निभाता है। बहुत सारी बातें अनुमान से पता चलती हैं। संदेह वादी अथवा प्रतिवादी पर अथवा साक्षी पर संदेह कैसे उत्पन्न होगा, बिना अनुमान के संदेह उत्पन्न नहीं होगा। तो अनुमान निर्णय करने में सहायक होता है। हालांकि अनुमान के लिए कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जैसे प्रत्यक्ष और शब्द है, पर ये जो अनुमान है ये प्रत्यक्ष और शब्द के ऊपर भी कार्रवाई कराने में सार्थक हो सकता है। ये अनुमान प्रमाण जो है वो न्यायाधीश के लिए है, वो राजा के लिए है, वो राजपुरुषों के लिए है, जो अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ठीक कार्य कारण को संबंध को जान सकते हैं। उस अनुमान के आधार पर साक्षी पर और साक्ष्यों पर पुनर्विचार किया जा सकता है, ठीक है। यथा नयति सृक्त पातैर मृगस्य मृगयुः पदम नये तथा अनुमानेन धर्मस्य नृपति पदम। एक उदाहरण दिया कि जैसे शिकारी खून के धब्बों से हिरण के स्थान को खोज लेता है, वैसे ही राजा या न्यायकर्ता अनुमान प्रमाण से धर्म के तत्व
और वास्तविक न्याय का निश्चय कर लेता है। जो सीबीआई होती है या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम जो होती है, तो वहाँ पर उन्हें कुछ थोड़े थोड़े साक्ष्य दिखाई देते हैं, कुछ सबूत दिखाई देते हैं, कुछ घटना स्थल पर कुछ भी दिखाई देता है, तो उससे क्या करते हैं, वो अनुमान लगाते हैं। बिना अनुमान लगाए वो किसी निर्णय के तट पर वहाँ पहुँच नहीं पाते। उस अनुमान का वो पीछा करते हैं, अनुमान का पीछा करते हैं, यानी संदेह, शक जिसे कहेंगे, वो पीछा करते हैं और फिर जाकर के वो किसी निर्णय के तट पर पहुंचते हैं। या तो उसके संबंधित उनको शब्द प्रमाण मिल जाता है अथवा उससे संबंधित उनको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है। तो ये जो राजाधिकारी हैं, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई शिकारी है और शिकारी ने तीर मारा था हिरण पर, हिरण घायल हुआ है और हिरण भाग गया है। तो घायल हुआ है तो उसके खून गिरा हुआ है, तो किस दिशा में वो गया है हिरण, वो खून के धब्बों का पीछा करते करते वो हिरण तक, घायल हिरण तक वो पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि जो न्याय करता है या खोज करता है या जो राजा है, वो क्या करेगा, अनुमान प्रमाण के माध्यम से धर्म का जो मूल तत्व है, यानी घटना का जो वास्तविक रूप है, वहाँ तक वो पहुँच जाएगा अनुमान के माध्यम से। सत्यम अर्थम च संपश्येद आत्मनम अथ साक्षिणः देशम रूपम च कालम च व्यवहार विधौ स्थिता। जो व्यवहार हैं, यानी जिनको हम मुकदमे कहते हैं, उनका फैसला करने के लिए जो राजा होता है, तो वो व्यवहारों की सत्यता, न्याय, उद्देश्य, अपनी आत्मा के अनुकूल सत्य निर्णयों को और साक्ष्यों को तथा देश विवाद की परिस्थिति एवं समय को अच्छी प्रकार देख के और विचार करे। जो भी न्यायाधीश है, न्याय करने वाला है, मुकदमों की सुनवाई करने वाला है, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि में क्या रहे, न्याय का उद्देश्य रहे कि मैं न्याय करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, और आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना है। समझ में आ गया है कि ये गलत है, लेकिन गलत को सही बताने का प्रयास किया जा रहा है, और ये भी समझ में आ गया कि ये सही है, लेकिन उसको गलत बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहा, आत्मा के अनुकूल व्यवहार करे। आत्मा में जो सत्यता छुपी है, उस सत्यता के आधार पर ही व्यवहार करे। जब ये बात राजा के लिए, न्यायाधीश के लिए लागू कराई जाती है, तो प्राग विभाग के लिए भी यही बात सिद्ध होती है। प्राग विभाग बोलते हैं वकील को, अधिवक्ता को। अधिवक्ता को भी चाहिए कि वो इस प्रकार का व्यवहार करे, और यही व्यवहार किसे करना है, साक्षी को, जो गवाह है उसको भी इसी प्रकार का व्यवहार करना है। इसके बाद वो देश को देखे, विवाद की परिस्थिति को देखे, समय को देखे, किस देश यानी किस काल, किस स्थान पर ऐसी घटना घटी, विवाद का कारण क्या रहा, यानी जो भी मुकदमा आया, मुकदमे की पृष्ठभूमि क्या रही, वो पृष्ठभूमि वैलिड है या इनवैलिड है, उसको भी देखना है, और समय क्या है, परिस्थितियां देखनी, इन सबको वो विचार करें। अब इतनी चर्चा जो हो गई है चोरी के धन को लेकर के, वस्तुतः ये चोरी का जो प्रसंग है ये आगे आने वाला था, पर होता क्या है कि मनुस्मृति बहुत पुरानी है, तो कुछ न कुछ पाठ भेद जो है, क्रम भेद हो जाता है, तो क्रम भेद के कारण ये श्लोक यहाँ पूर्व में आ गए हैं। तो जो चोरी का प्रसंग चलेगा आगे, जो दिखाया जाएगा, उसी में इनको हम मान करके चलें, यहाँ पर पहले आ गया है। अब जो 18 विवाद के कारण हैं, उन 18 विवाद के कारणों में से पहले कारण पर चर्चा करते हैं, और वो पहला कारण क्या है, कर्जा। कर्जा, ऋण देना और ऋण का लेना, ठीक है। इस कर्जे पर हम चर्चा करते हैं। अधर्मण अर्थ सिद्ध्यर्थम उत्तम ऋणेन चोदितः दापयेद धनिकस्य अर्थम अधर्मणाद विभावितम। अधर्मण यानी ऋण धारक से अपना धन वसूल करने के लिए ऋण देने वाले अर्थात धनी की ओर से प्रार्थना करने पर धनी का वह लेख आदि से सिद्ध दावा किया हुआ धन ऋण धारक से दिलवावे। तो सबसे पहली चर्चा क्या आएगी, 100 बका 1 लिखा।
परंपरा है, जब आप किसी को ऋण देते हैं, उधार देते हैं, कर्जा देते हैं, तो उसकी लिखा पढ़ी अवश्य करावें। आजकल स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं ना, तो 100 बका 1 लिखा। बोलने के लिए तो व्यक्ति बहुत कुछ बोल सकता है, पर लिखे हुए को कोई नहीं मेट सकता है। तो एक ने ऋण लिया है और एक ने ऋण दिया है। ऋण लेने वाला ऋण नहीं दे रहा है, आनाकानी कर रहा है, तो वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है कि ये हमारे मध्य में ये लिखा पढ़ी हुई थी, ठीक है। और अब ये आपके सामने प्रस्तुत है। किसके सामने प्रस्तुत है? राजा के सामने, न्यायाधीश के सामने। अगर किसी व्यक्ति ने कर्जा लिया है और समय पर वो कर्जे को चुका देता है, जिस ब्याज की चर्चा हुई उस ब्याज पर वो चुका देता है, तो ये अदालत का विषय नहीं बनता, कोर्ट का, न्यायालय का, सभा का विषय नहीं बनता। सभा का विषय कब बनता है? जब व्यक्ति समाज में उस समस्या का निपटारा नहीं करता, यानी अपने व्यवहार में शुद्धता नहीं रखता, तब ये बात न्यायालय तक चली जाती है। तो उसी प्रसंग को ये कह रहे हैं कि ऋण धारक से वो पैसे को दिलवा देवे, जो भी वस्तु या धन है, द्रव्य है, उसको दिलवा देवे, लेख है उसके पास, प्रमाण है। अब इसमें क्या क्या कारण बनेंगे? अर्थे अव्यपमानम तु करणेन विभावितम दापयेद धनिकस्यार्थम दंडलेशम च शक्तिता। यदि लेख, साक्षी आदि साधनों से उस ऋण का लिया जाना निश्चित हो जाए और यदि ऋण धारक ऋण में लिए गए धन से मुकर जाए, तो राजा धनी का वह धन भी वापस दिलवावे और उसकी शक्ति, धन आदि के अनुसार ऋण धारक पर कुछ न कुछ यथा योग्य दंड भी अवश्य करे। अब लेख है, यानी लिखा हुआ है कागज पर, और 2 लोग, 3 लोग, 4 लोगों की साक्षी भी है, उपस्थिति, कि हमारी उपस्थिति में इन्होंने, इस धनी ने, इस सेठ ने इस व्यक्ति को ऋण दिया था। अब यह साक्ष्य प्रस्तुत हो गया कि इसको धन दिया गया था। जिसने धन लिया वो मुकर जाए कि मैंने नहीं लिया। मैंने नहीं लिया है, तो राजा का कार्य है कि जितना कर्जा दिया गया था, ऋण दिया गया था, धन दिया गया था, वो उसे वापस दिलवावे, ठीक है। दंड के माध्यम से करावे, संपत्ति को नीलाम करा के करावे, उसकी वस्तु कुछ बिकवा करके करावे, कुछ भी करके वो पैसा वापस दिलवावे। और इसके बाद क्या क्या करना है? वो जो ऋण धारक था, जो पैसा देने से मुकर गया था, उसको दंड देवे, कुछ न कुछ उस पर जुर्माना लगाए। तो जब जुर्माना लगेगा तो क्या होगा? ऋण लेकर के कभी कोई व्यक्ति मुकरेगा नहीं। उपहन्वे धर्मणस्य देहि युक्तस्य संसदि अभियोक्ता दिशेदे सत्यम करणम व अन्य दुद्देश दिशेद। तो संसद में यानी न्यायालय में न्यायाधीश के द्वारा धनी का धन लौटा दो, ऐसा कहने पर यदि ऋण धारक ऋण लेने से निषेध की बात कहे, तो अभियोक्ता यानी मुकदमा करने वाला धनी ऋण देने की पुष्टि के लिए देश्यम प्रत्यक्षदर्शी साक्षी यानी गवाह को प्रस्तुत करे और अन्य लेख आदि प्रमाण भी प्रस्तुत करे। तो ये प्रसंग चल रहा है, कर्जे के लेन देन की चर्चा चल रही है यहाँ पर, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। उसने वो मुकर गया है जिसने कर्जा लिया है, तो उसने क्या कहा? राजा के सामने, न्यायालय के सामने वो लेख भी लेके आया है, यानी किसी कागज पर लिखा पड़ी है उसको लेकर के आया है, और साक्षियों को भी लेकर के आया है। अब एक बात बताता हूँ, यहाँ पर लेख की चर्चा आई है, ठीक है। तो कागज का आविष्कार अभी हुआ, लिखने करने का प्रसंग अभी हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। मान लो आप, मानने में तो कुछ भी माना जा सकता है, पर यहाँ मनुस्मृति में लेख की चर्चा है। और मनुस्मृति जो ये हम पढ़ रहे हैं, जैसी हमारी भारतीय मान्यता है, ये स्वयंभू मनु की है। और स्वयंभू मनु का अर्थ है 1 अरब 96 करोड़ वर्ष, यानी जब से ये संसार की उत्पत्ति रही, आरंभ रहा मनुष्यों का, तब के ज़माने की बात है। आज जिस प्रकार के कागज हैं,
मान सकते हैं उस प्रकार के कागज नहीं होंगे, लेकिन कागज तो थे। वैदिक काल में तो ताम्र पत्र थे, ताम्र पत्र पर लिखा जाता था। जब उस काल में विज्ञान इतना उत्कृष्ट था तो क्या लिखा पढ़ी और लेखपाल की व्यवस्थाएं नहीं थी? लेखपाल फिर क्यों थे? लेखपाल होते ही नहीं। लेखपाल की जो ड्यूटी है वो शुरू से लेखपाल रहे हैं, लिखने वाले, जिनको वर्तमान में लाला भी कह देते हैं या क्लर्क कह देते हैं, ये तो पहले भी रहे थे। हर राजा के पास लेखपाल हुआ करते थे। तो वो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और सबका लिखित। और आपने एक और चीज़ देखी होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो सुना तो अवश्य होगा, कि संदेश जाते थे। संदेश जाते थे और वो एक संदेश बना करके किसी कागज़ पर, किसी पर लिख करके, किसी वस्त्र पर लिख करके उस संदेश को भेजते थे। तो लिखने की परंपरा और लिपि ये तो वैदिक काल में रही। अभी जो देवनागरी लिपि है, उससे पहले ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, उससे पहले भी कोई न कोई लिपि रही होगी, उसके पीछे का ज़्यादा इतिहास पता नहीं है। जैसे कि वर्तमान में जो व्याकरण है, वर्तमान में जो व्याकरण है वो पाणिनि की है, लेकिन ये वर्तमान की है, ये आदि की नहीं है। उससे पहले इंद्र थे, उससे पहले बृहस्पति थे, उनका व्याकरण हुआ करता था। और बृहस्पति से पूर्व भी कोई व्याकरण आचार्य रहे होंगे जिनका व्याकरण इस भारत भूमि में या देश देशांतर में पढ़ाया जाता रहा होगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी कि ये लिखना है, पढ़ना है, रेल है, हवाई जहाज है और बहुत सारे साधन हैं, अन्य अन्य चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हैं ये पहले भी थी, रूपांतरित हो गए हैं, चीज़ों के नाम बदल गए हैं, लेकिन जो व्यवहार है वो व्यवहार तो यथावत है। गमन आगमन का व्यवहार पहले भी था, आज भी है। जल के ऊपर चलने का व्यवहार पहले भी था, आज भी है। आकाश मार्ग में उड़ने का व्यवहार पहले भी था, आज भी है। धरती पर चलने का व्यवहार पहले भी था, आज भी है। साधन के स्वरूप बदल सकते हैं पर व्यवहार नहीं बदल सकते। ऐसे ही बोलचाल की जो भाषाएं आज जितनी सारा पूरी दुनिया में दिखती हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रकार की बोलियां, ये आज हैं, ये पहले भी थी। यही होंगी ये नहीं कह सकते, लेकिन बोलचाल तो होता था। वक्ता हुआ करते थे और श्रोता हुआ करते थे, ठीक है। तो वक्ता भी है, श्रोता भी है, ये भी परंपरा से चला आया है, श्रुति स्मृति परंपरा से। सारी चीज़ें हैं। रूप बदल सकते हैं पर व्यवहार नहीं बदल सकते। व्यवहार तो होते रहे हैं। अब यहाँ पर जो चर्चा आरंभ होगी वो साक्षियों की चर्चा होगी। साक्षी यानी गवाह। तो गवाह कैसे होने चाहिए? गवाह की, किस गवाह की गवाही प्रमाणिक मानी जाएगी? कैसा गवाह प्रमाणिक नहीं होगा? ऐसी सब प्रकार की चर्चा आएगी। तो सबसे पहले मुकदमों में जो अप्रमाणिक व्यक्ति होगा, यानी जिसकी साक्षी नहीं ली जाएगी, जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं होगा, उसके विषय में कह रहे हैं आदेशम यस्य दिशसि निर्दिश्याप होते चायः यश्चाधरोत्तरान अर्थान विगितान नाव बुध्यते अपदिश्यापदेश्यम च पुनर्यस्त्वपधापति अपधापतिवती सम्यक प्रणिहितं चार्थम पृष्ठासन्नाभिनंदति असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथ निरुच्यमानं प्रश्नं च निच्छेद्यश्चापि निष्पत्तेत ब्रूहूति उक्तश्च न ब्रूयाद उक्तं च न विभापयेत न च पूर्वापरं विद्यात् तस्माद् अर्थात् स धीयते। तो जो अभियोग करता है, तो यहाँ पर 11 प्रकार के लोगों की चर्चा आई है जो अप्रमाणिक माने जाएंगे। साक्षी अप्रमाणिक माने जाएंगे। झूठे साक्षी और मिथ्या प्रमाण प्रस्तुत करे, एक। दूसरा, जो किसी दावे या बात को प्रस्तुत करके कह करके उससे मुकर जाए, टालमटोल करे। किसी प्रकार का दावा किया है या पहले कोई बात कही है, उसमें फिर वो बाद में मुकर जाता है, टालमटोल करता है, ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति।
तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो कही गई पिछली बातों को ध्यान में नहीं रखता और अब कुछ और कहता है, यानी उसकी अगली और पिछली बातों का कोई तालमेल नहीं बैठता, ऐसा व्यक्ति। चौथा कौन है, जो अपने कथनों या तर्कों को प्रस्तुत करके फिर उनको बदल दे, उनसे फिर जाए। पहले अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से रखे, फिर अपनी रखी हुई बात का तर्कपूर्ण तरीके से खंडन करके दूसरी बात रख दे। ठीक है, तो पहले कुछ और बात कही, अब कुछ और बात कही। पांचवें प्रकार का व्यक्ति जो पहले अच्छी प्रकार प्रतिज्ञापूर्वक कही हुई बात को न्यायाधीश के द्वारा पूछने पर नहीं मानता और पुष्ट नहीं करता, यानी पहले तो स्वीकार कर लिया है लेकिन न्यायाधीश के सामने जाकर के वो मुकर जाता है, अस्वीकार कर देता है। छठवां प्रकार का व्यक्ति जो एकांत स्थान में ले जाकर साक्षियों के साथ घुल मिल जावे और उनसे चुपचाप बात कर लेवे, यानी साक्षियों को अपनी ओर मिलाने का, अपने पक्ष में बोलने के लिए कह देवे, ऐसा व्यक्ति। सातवां प्रकार का व्यक्ति कौन, जो जांच के लिए पूछे गए प्रश्नों को पसंद न करे, बोले आपका प्रश्न मुझे पसंद ही नहीं है, आप ऐसा प्रश्न मुझसे नहीं कर सकते, ऐसा व्यवहार करने वाला। आठवां कौन है, जो इधर उधर की टाला मटोल करता रहे, यानी इसको बोलेंगे वितंडा, वितंडा करते रहे, छल करते रहे, तुम कुछ प्रश्न पूछो वो कुछ अलग ही उत्तर दे, अलग अलग बात करे, इस प्रकार का। 9वें प्रकार के व्यक्ति ऐसा है कि जिससे कहा जाए कि ठीक है बताओ, उत्तर दो, तो फिर वो उत्तर ना दे, इस विषय में तुम पर ये अभियोग लगता है, तुम पर ये आरोप लगा है, इस विषय में उत्तर दो, तुम क्या कहना चाहते, तो वो उत्तर नहीं देता है। 10वें प्रकार के व्यक्ति जो कही हुई बात को सिद्ध न कर पाए, वो व्यक्ति जो है अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पा रहा है। और 11वां क्या है, पूर्वापर बात को ना समझे और विचलित हो जाए, बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा है और विचलित हो रहा है, वह उस प्रार्थना किए गए धन को हार जाता है, अर्थात न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को हारा हुआ मानकर उसे धन न दिलवावे। तो धन का प्रसंग है और यही साक्षी का प्रसंग आएगा, ये सब जगह आएगा। ये जो 11 प्रकार का व्यवहार है, इसमें से एक भी व्यवहार न्यायाधीश को दिखा तो न्यायाधीश क्या करेगा, उसे रिजेक्ट कर देगा। ये हर मुकदमे पर लागू होता है। कोई व्यक्ति है, चाहे बलात्कार का केस हो, हत्या का केस हो, अपहरण का केस हो, डकैती का केस हो, भूमि पर कब्जा करने का केस हो, किसी भी जितने भी मुकदमे हैं, उन मुकदमों में व्यक्ति कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ या मेरे साथ अन्याय हुआ है, और वो आकर के न्यायालय में खड़ा रहे, लेकिन इनमें से एक भी दोष उसके अंदर दिखाई दिया तो न्यायाधीश क्या बोलेगा, भाई इसकी बात में दम नहीं है। तो ये बात ध्यान रखने की ओर योग्य है, वादी को भी और प्रतिवादी को भी, कि जज के सामने किस प्रकार से व्यवहार करना है। अब जैसे आजकल तलाक के केस होते हैं, दहेज के केस होते हैं, मॉब लिंचिंग के केस होते हैं, घरेलू हिंसा के केस होते हैं, लेकिन आपने केस तो कर दिया है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते। जब वकील काउंटर करता है अथवा जज पूछता है तो हम उत्तर नहीं दे पाते, तो वो इसी श्रेणी में आ जाता है। वकील के काउंटर करने पर या जज के पूछने पर उत्तर नहीं देगा तो इन्हीं में से आएगा, वो 11 में से अपनी बात को वो प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसलिए अदालतों के मामलों में ये कहा जाता है कि आप कम बोलें और ध्यान से सुने, जो भी बोले सोच समझ करके बोलें। तुम तो बोल करके फ्री हो जाओगे पर उनके पास तुम्हारा बोला हुआ लिखा रहता है, ऐसा ना हो कि पूर्वापर विरोध हो जाए। पहली हेयरिंग में आपने ये कहा और नेक्स्ट हेयरिंग में आपने ये कहा, पहले जब समन भेजा गया था तब ये कहा और अगली तारीख पर तुमने ये कहा, तो तुम तो विचलित हो जाओगे और वो काउंटर करेगा तो तुम फंस जाओगे। तो ये दोनों को, वादी और प्रतिवादी को, ये बातें समझने के योग्य है। साक्षिणा संति में युक्त्वा दिशे युक्तो दिशेन्न यह धर्मस्थ कारणे रतैर्हीनम तम अपि निर्देशेत। पहले मेरे साक्षी हैं ऐसा कहकर फिर साक्ष्य के समय न्यायाधीश के द्वारा साक्षी लाओ ऐसा कहने पर जो साक्षियों को प्रस्तुत न कर सके तो न्याय धर्म में स्थित न्यायाधीश इन कारणों के आधार पर भी उस मुकदमा प्रस्तुत करने वाले को पराजित घोषित कर दे। यानी अब वादी और प्रतिवादी 2 प्रकार के लोग न्यायालय में हैं, ठीक है,
और इसको ये जो मामला है, ये जो 11 प्रकार के लोग अयोग्य माने हैं, ये भले ही प्रसंग चर्चा आई है ऋण में, पर ये सभी मुकदमे में बात इसको लागू किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो साक्षी की चर्चा आई है, ये जो प्रसंग चल रहा है, ये हर मुकदमे में चलेगा। व्यक्ति ने कहा, चाहे वादी हो या प्रतिवादी, कि मैं अपने साक्षी को लेकर के आया हूं, पहले मैं अपना प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। आकर के उसने दावा तो ठोक दिया है, न्यायाधीश ने थोड़ी देर बाद कहा, ठीक है, लाओ लाओ सबूत लाओ, साक्षी लाओ, तुम्हारे गवाह कौन है। अब वो प्रस्तुत ना कर सके साक्षी को, गवाह को, जो उसके फेवर में बोल सके, तो बस उसको पराजित मान लिया जाएगा। तो तुम प्रस्तुत नहीं कर सके, एक तो तुमने क्या किया, दावा किया, प्रतिज्ञा की, लेकिन आपने क्या नहीं किया, प्रस्तुतिकरण नहीं किया। प्रस्तुतिकरण ना करने के कारण आप जो है पराजित हो जाओगे, यानी उस केस को आप हार जाओगे। अभियोक्ता न चेत ब्रूयाद वध्यो दंडस्य धर्मतः न चेत पक्षात ब्रूयाद धर्मम प्रति पराजितः। जो अभियोक्ता है, मुकदमा करने वाला, पहले मुकदमा प्रस्तुत करके फिर अपने मुकदमे के लिए कुछ न कहे, तो वह न्याय धर्मानुसार शारीरिक दंड के योग्य और अर्थदंड करने योग्य है। इसी प्रकार यदि 3 पखवाड़े यानी 1.5 मास तक अभियुक्त अपनी सफाई में कुछ न कह सके, तो कानून के अनुसार वह हार जाता है। तो किसी ने मुकदमा किया है और जिस पर मुकदमा किया गया है वो अपने पक्ष में कुछ न कह सके, पहले दिन उसने कुछ नहीं कहा, तो शारीरिक दंड दो। भाई क्या है, आप अपनी बातें प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसको समय भी दिया है, 3 पखवाड़े का समय दिया है, 1.5 महीने का उसे समय दिया है कि 1.5 महीने के भीतर आप अपने पक्ष में कुछ बातें रखो, या तो बताओ कि आप अपराधी हो, या तो ये कहो कि हम अपराधी नहीं हैं। अपराधी हो, आपके पक्ष में हम साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आप अपराधी नहीं हैं तो आप अपने पक्ष में उस प्रकार के प्रमाण लेकर के आवे, 1.5 महीने का आपका समय है। तो यदि उस समय भी आप जो है साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते, ना प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं, ना ही किसी प्रकार का शब्द प्रमाण, ना ही साक्ष्य को आप प्रस्तुत करते हैं, और आप केवल चुपचाप रह जाते हैं, तो वो जो है आपका मुकदमा जो है एक प्रकार से खारिज हो जाएगा और आप जो है हार जाएंगे, हारे मान लिए जाओगे। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं। अब आगे और साक्षी की चर्चा और चलेगी, ऋण के प्रसंग को ही आगे करते हुए। इसमें यह बताया जाएगा कि साक्षी बनने के नियम क्या हैं।